पूर्णिमा की रात थी। शीशा अपने कमरे में आराम से गहरी नींद में सोई थी। तभी उसके कमरे में अर्ध नागिन रूप धारण किए हुए दो नागिनें आकर बोलती है। महारानी, अब वक्त आ गया है कि आप शेषा को उसकी शक्तियाँ दें, उसे आदि नागिन बनाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। हम जानते हैं आज ही वो शुभ मुहूर्त है जब शेषा को आदि नागिन के पद के लिए चुना गया था। अब से इसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग शुरू होने वाला है। पर महारानी, इसे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि ये एक इच्छाधारी नागिन है। क्या ये उस अद्भुत मंदिर के राज को राज बनाए रख पाएगी? शिव स्वयं अपने भक्तों को राह दिखाते हैं। सभी तारे अपने घर को बदलने के लिए तैयार हैं। शेषा के आदि नागिन के सफर की शुरुआत भी हो गई है। इतना कहकर महारानी अपने नाग रूप में आती है और सोई हुई शेषा को डंक मारकर उसमें अपना जहर भर देती है। एक ऐसा जहर जिसका कोई तोड़ नहीं था। फिर महारानी वापस से अपने अर्ध नागिन रूप में आकर मंत्र का उच्चारण करके शेषा के अंदर आदि नागिन की सभी शक्तियों को समाहित करती है। कुछ पल बाद दोनों नागिनें वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है और शेषा उठकर खुद से बोलती है। अरे यार, आज फिर से लेट हो गई। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितने जन्मों बाद सो के उठी हूँ। खैर, फ्रेश हो जाती हूँ। अर्धव से भी तो मिलना है और वो वृंदा, वो आती ही होगी कॉलेज जाने के लिए। शेषा जल्दी से फ्रेश होकर रेडी होती है और शीशे के सामने बैठकर मेकअप कर रही होती है। तभी शीशे में अपने प्रतिबिंब की जगह एक लाल रंग का बड़ा सा नाग रूप उसे नजर आता है, जिसे देखकर वो एकदम से डर कर चिल्लाती है। साहब, साहब, कोई मेरी हेल्प करो प्लीज। तभी कमरे में उसकी दोस्त वृंदा आती है और बोलती है। शेषा, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? वो शीशे में एक बहुत बड़ा सांप देखा मैंने। हाँ, शीशे के अंदर। क्या कहा? शीशे के अंदर? भोलेनाथ, ये तो इशारा है कि शेषा अब आदि नागिन बन चुकी है और अब इसे उस अद्भुत मंदिर के राज को संभालना है। दुश्मनों से उस शिव की धरोहर शिव शक्ति को बचाना है। वृंदा, सोच क्या रही है? देख ना, वहाँ सच में सांप है। अरे शेषा, कुछ नहीं है। तुम दिन में सपने देख रही हो। कमरे में मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। सच में देखो, हम दोनों हैं और कोई भी नहीं है। ठीक है, शायद मुझे वहम हुआ होगा। चल, रेडी तो हो ही गई हूँ, कॉलेज चलते हैं अब हम। इतना कहकर दोनों सहेलियां घर से कॉलेज के लिए निकल जाती है और कुछ वक्त में कॉलेज भी पहुंच जाती है, जहां अर्धव उसका इंतजार कर रहा होता है। शीशा को देखकर वो उसके पास आकर बोलता है। शीशा, इतना टाइम लगा दिया आने में, मैं कब से वेट कर रहा हूँ। सॉरी, मेरे कमरे में वो सांप, मतलब कुछ नहीं। चलो क्लास चलते हैं। शीशा के मुंह से सांप शब्द सुनकर अर्धव वृंदा की तरफ देखता है और वो धीरे से पलके झपकाकर सर हिला देती है। तभी अर्धव बोलता है। हाँ हाँ, चलते हैं क्लास में, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था, कार में भूल गया। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना, वेट कर रही हूँ। अरे अर्धव, रुको, मैं भी चलती हूँ। वो मैं फोन का चार्जर भूला है स्कूटी में। तुम दोनों एक दिन मुझे मत भूल जाना। जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी आना। हाँ हाँ जान, जल्दी आ रहे हैं, तुम चलो। शीशा वहाँ से क्लास की तरफ चली जाती है। साथ ही अर्धव और वृंदा पार्किंग की तरफ जाते हैं, जहाँ अर्धव वृंदा से बोलता है। वृंदा, क्या जो मैं सोच रहा हूँ वो वक्त शुरू हो चुका है? हाँ अर्धव, 100 साल पहले जो भविष्यवाणी नागलोक में हुई थी, उसका वक्त अब शुरू हो गया है। शेषा अब एक आदि नागिन बन गई है। यानी अब हमें और भी चौकन्ना रहना होगा। दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। पर सबसे पहले आदि नागिन को खुद से परिचित होना होगा। उसे जानना होगा कि उसका मकसद क्या है, क्यों उसे आदि नागिन के रूप में चुना गया है। हे भोलेनाथ, कृपा करना। चलो जल्दी चलो, नहीं तो शेषा को शक हो जाएगा। इतना कहकर दोनों ही शेषा के पास जाते हैं। तभी शेषा बोलती है। अरे तुम दोनों ने इतना टाइम लगा दिया, सामान लेने गए थे या फिर बनाने गए थे? अरे नहीं, वो जब मैं स्कूटी के पास पहुंची तो मुझे याद आया कि मैं चार्जर घर पर भूल आई हूँ। ओ मेरी प्यारी दोस्त, बादाम खाया करो, दिमाग तेज हो जाएगा तुम्हारा। और जी आप कुछ लेकर आए हैं या आप भी भूल गए? नहीं, मैं तो लाया हूँ। ये तुम्हारे लिए शेषा, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगी। वाह, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ करूँगी, खुशी खुशी करूँगी। इतना कहकर शेषा खुशी से अर्धव को गले लगा लेती है
जिसके बाद तीनों क्लास में जाते हैं। तभी शेषा को क्लास में बैठे बैठे एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है और उसका गला सूखने लगता है और उसके शरीर में कंपन पैदा होती है। जैसे तैसे लेक्चर अटेंड करके शेषा जल्दी से क्लास के बाहर भागती है। वृंदा और अर्धव भी शेषा के पीछे जाते हैं। तभी वृंदा शेषा से बोलती है, शेषा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वृंदा, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, बॉडी में अजीब सी वाइब्रेशन भी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। शेषा सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, लो पानी पियो, सब ठीक है। अर्धव, मुझे लगता है हमें शेषा को घर ले जाना चाहिए। अर्धव और वृंदा जल्दी से शेषा को कार तक ले जाते हैं। अब शेषा की त्वचा धीरे धीरे सांप की खाल के रूप में बदलने लगी। ये देखकर शेषा डरते हुए बोलती है, वृंदा, ये क्या हो रहा है? देख, मेरी स्किन कैसे बदल रही है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शेषा, कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। अर्धव, जल्दी करो, हमें अभी के अभी शेषा को घर ले जाना होगा। अर्धव तेज स्पीड से कार भगाता है और कुछ देर में शेषा को घर तक ले आता है। जिसके बाद अर्धव शेषा को बाहों में उठाकर उसके कमरे तक ले जाकर बेड पर लिटाते हुए बोलता है, शेषा आंखें बंद करो और भोलेनाथ को याद करो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे ही भोलेनाथ का जाप करते करते शेषा को राहत मिलती है और वो सो जाती है। तभी अर्धव वृंदा से बोलता है, वृंदा, शेषा को अब स्वयं भोलेनाथ ही रास्ता दिखाएंगे। हम तब तक इसे सच नहीं बता सकते जब तक शेषा उस पुराने तहखाने को खोलकर पत्थर में गड़ी अपनी तलवार को बाहर नहीं निकाल लेती। तुम जानती हो ना, आदि नागिन के अलावा कोई उस तलवार को छुएगा तो वो वहीं मर जाएगा। जानती हूँ अर्धव, भोलेनाथ खुद ही शेषा को उसके मकसद तक ले जाएंगे। अभी हमें इसे आराम करने देना चाहिए। इतना कहकर अर्धव और वृंदा वहाँ से शेषा के कमरे से बाहर आते हैं। कुछ वक्त बीतता है और शेषा उठकर बैठ जाती है, पर तभी अपने आसपास कमरे का नजारा देखकर उसकी सांसें बढ़ने लगती है और उसके माथे पर पसीना आ जाता है। शेषा के कमरे में हर तरफ नाग ही नाग थे, साथ ही वो खुद भी अर्धनागिन रूप में थी। ये सब देखकर वो खुद से बोलती है, भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये कौन सा जादू है? मेरा रूप कैसे बदल सकता है? मैं अर्धनागिन कैसे बन गई? ये सब क्या है? और ये सारे नाग मेरी तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? वृंदा, कहाँ हो तुम? मेरे पास आओ। शेषा जोर जोर से अर्धव और वृंदा को बुला ही रही होती है कि तभी सारे नाग एक साथ मिलकर एक बड़े पंचमुखी नाग में बदल जाते हैं। तभी वो पंचमुखी नाग अपने इंसानी रूप में आकर बोलता है, प्रणाम आदि नागिन, मैं आपको ही लेने आया हूँ। आखिर कौन है ये नाग और कहाँ ले जाएगा ये शेषा को? कहीं नाग के रूप में ये कोई दुश्मन तो नहीं? देखते हैं नागिन के अगले भाग में। पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि किस तरह नागलोक से आई दो नागिनें महारानी शेषा को उसकी शक्तियाँ दे देती है और किस तरह शेषा के अंदर बदलाव शुरू हो जाते हैं। अब आगे। कौन हो तुम और कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? बोलो। आदि नागिन, मैं आपको सब बता दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। मैं जानता हूँ आपके मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए आपको, पर याद रखिए जवाब आपको तभी मिलेंगे जब आप मेरे साथ चलेंगी। पर मैं कैसे चलूं तुम्हारे साथ? ना मैं पूरी तरह से नागिन हूँ और ना ही पूरे इंसान हूँ। अपने मन में शिव को याद करें, आप अपने इंसानी रूप में आ जाएंगी। उस पंचमुखी नाग की बात सुनकर शेषा अपने मन में फिर से भोलेनाथ का जाप करती है, जिसके बाद कुछ ही पल में वो अपने इंसानी रूप में आ जाती है। फिर वो उस पंचमुखी नाग से बोलती है, चलिए, कहाँ चलना है? मैं तैयार हूँ। ठीक है आदि नागिन। इतना कहकर वो पंचमुखी नाग अपने दोनों हाथों को आगे लाकर कुछ मंत्रों का जाप करता है, जिसके बाद शेषा के कमरे में ही एक मायावी दरवाजा खुल जाता है और वो पंचमुखी नाग बोलता है, चलिए आदि नागिन, आपके सवालों के जवाब लेने चलें। चलिए। तभी वो पंचमुखी नाग वापस से अपने नाग रूप में आ जाता है
जिसके बाद शेषा और वो पंचमुखी नाग उस मायावी दरवाजे के पार जाते हैं और वो दरवाजा अपने आप गायब हो जाता है। पंचमुखी नाग शेषा को लेकर एक बहुत ही पुराने तहखाने में जा पहुंचता है, जहां हर तरफ नाग वंश के नाग नागिनों की तस्वीरें लगी थी। तभी शेषा की नजर एक तस्वीर पर जाती है, जिसे देखकर वो वहीं रुक जाती है, क्योंकि वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि सर पर ताज पहने खुद शेषा की थी, जिसे देखकर वो बोलती है, ये सब क्या है? मैंने कभी ये कपड़े नहीं पहने, ये गहने, ये ताज, ये सब मेरा नहीं है। ये आप ही हैं आदि नागिन। ये तस्वीर आपकी ताजपोशी की है। ताजपोशी? और आप मुझे बार बार आदि नागिन क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं एक आम लड़की शेषा हूँ, मैं कोई नागिन नहीं हूँ। आपको सब समझ आ जाएगा कि आप कौन हैं और आपका क्या मकसद है। सब्र कीजिए। इतना कहकर पंचमुखी नाग शेषा को तहखाने के बीचों बीच बनी शिव की मूर्ति के पास ले जाता है, जिसके ठीक सामने एक छोटी सी चट्टान में अंदर एक तलवार गड़ी थी और एक नाग वहां कुंडली मारकर चट्टान के पास बैठा था। तभी पंचमुखी नाग अपने हाथ जोड़कर बोलता है, हे इस तिलस्मी तलवार के पहरेदार, यही है आदि नागिन जो इस तलवार को वापस निकालने आई है, ताकि ये दुश्मनों द्वारा जंग का ऐलान करने से पहले ही लड़ाई के लिए तैयार रहें। पंचमुखी नाग की बात सुनकर वो नाग वहाँ से चला जाता है। तभी वो शेषा से बोलता है, आदि नागिन आइए और अपनी इस तलवार को अपने हाथों से पकड़कर इस चट्टान से बाहर निकालिए। आइए शिव के स्मरण के साथ ही इस कार्य का आरंभ कीजिए। आइए नागिन आइए। पंचमुखी नाग के कहने पर शेषा डरती हुई तलवार की तरफ कदम बढ़ाने लगती है। तभी चारों तरफ तेज हवाएं चलने लगती है। शिव की मूर्ति के आसपास लगी घंटियां अपने आप बजने लगती है। शेषा तलवार को पकड़ती है और शिव का जाप करती है। उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ वो खींचकर बाहर निकाल लेती है। जैसे ही शेषा तलवार को बाहर निकालती है, तभी शिव के सामने रखी दिव्य ज्योति अपने आप प्रज्वलित हो जाती है। ये देखकर पंचमुखी नाग बोलता है, मुबारक हो आदि नागिन, आपने अपना पहला लक्ष्य पूरा किया है अपनी तलवार को हासिल करके। ये तलवार आपको दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में सहायता करेगी। देखिए, आपने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया। अब कृपा करके मुझे बता दीजिए कि मैं कौन हूँ। ये तलवार, ये तहखाना, ये सब क्या है? मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब दीजिए। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देता हूँ। सुनिए, आप हैं नागलोक की सबसे शक्तिशाली बलशाली आदि नागिन, जिसके जहर का कोई काट नहीं है, जिसकी शक्ति का कोई अंत नहीं है। 100 साल पहले दुश्मनों ने धोखे से आप पर वार करके आपको चित किया था, पर अब वक्त आ गया कि आप वापस से सब हासिल कर लें। नागलोक की शान, शिव की शक्ति, नागमणि को दुश्मनों से वापस ले आए। क्या? नागमणि? और कौन से दुश्मन? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप मेरे साथ चलिए, आपको सब याद आ जाएगा। इतना कहकर वो पंचमुखी नाग शेषा को लेकर तहखाने के थोड़ा अंदर जाता है। वो एक कमरे के सामने जा पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा सा ताला लगा था। तभी पंचमुखी नाग बोलता है, आइए आदि नागिन, आपके सारे सवालों के जवाब इसके अंदर हैं, दरवाजे के उस पार। पर इस पर तो ताला लगा है, ये कैसे खुलेगा? अपनी तलवार से इस ताले को काट दीजिए। आदि नागिन हैं आप सब कर सकती हैं। जैसा आप कहें। शेषा पंचमुखी नाग के कहने पर अपनी तलवार से द्वार पर लगे ताले को काटकर द्वार खोल देती है। जैसे ही शेषा पंचमुखी नाग के साथ कमरे के अंदर जाती है, तभी उसे हवा में चमकता हुआ एक खूबसूरत ताज नजर आता है। तभी पंचमुखी नाग शेषा से बोलता है, आदि नागिन, यही है आपका ताज। गौर से देखिए, इसके बीच में जो जगह खाली है वो नागमणि की जगह है, जो आपके ताज में जड़ी हुई थी। पर वो मणि कहाँ है? कौन ले गया उसे? वही जो सालों से नागलोक के दुश्मन रहे हैं, वो चील जो दोस्त बनकर आए और उन्होंने दोस्ती में भी पीठ पर वार किया। इस ताज को पहनते ही आपको सब याद आ जाएगा आदि नागिन।
पंचमुखी नाग की बात सुनकर जैसे ही शेषा ताज को छूने लगती है, तभी उसे एक जोर का झटका तेजी से लगता है और पंचमुखी नाग बोलता है, रुकिए आदि नागिन, इस ताज को आप इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकती हैं। आपको शिव तांडव करके अपने भीतर के तेज को अपने माथे पर प्रज्वलित करना होगा और अपने अर्धनागिन रूप में आना होगा। तब ये ताज खुद ब खुद आपके सर पर आ जाएगा। मुझे तांडव नहीं आता। आता है आदि नागिन, शुरुआत करो। पंचमुखी नाग के कहने पर शेषा अपनी आंखें बंद करती है और ओम नमः शिवाय बोलती है, जिसके बाद उसके कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं और वो तांडव करने लगती है। तांडव करते करते शेषा की त्वचा और आंखों का रंग बदल जाता है और तांडव के खत्म होते ही शेषा अपने अर्धनागिन रूप में आकर बोलती है, मैं शेषा आदि नागिन लौट आई हूँ अपने इंतकाम को पूरा करने। शेषा के इतना कहते ही ताज खुद ब खुद शेषा के सर पर आकर सज जाता है। तभी वो अपनी आंखें बंद करके फिर से शिव को याद करती है और तभी उसे सब याद आने लगता है कि किस तरह आदि नागिन का ताज उससे छिन गया था और नागमणि दुश्मन ले गए थे। तभी शेषा एकदम से आंखें खोलती है और उसकी आंखों में क्रोध और बदले का भाव साफ स्पष्ट नजर आता है। तभी शेषा अपने पूरे गुरूर के साथ बोलती है, आ गई हूँ मैं वापस अपने दुश्मनों का नाश करने के लिए, शिव की धरोहर नागमणि को वापस हासिल करने के लिए। हर किसी से बदला लूंगी मैं। जिसने मेरा यकीन तोड़ा है, जिसने मेरे साथ घात किया है, कोई नहीं बचेगा। ये नागिन सब पर वार करेगी। सावधान हो जाओ मेरे दुश्मनों, तुम्हारी मौत आ रही है। आदि नागिन की जय हो। तभी शेषा अपने इंसानी रूप में आती है, जिसके बाद वो पंचमुखी नाग के साथ वहाँ से अपने घर आती है और उसके आते ही कमरे में अर्धव और वृंदा भी आते हैं और एक साथ हाथ जोड़कर बोलते हैं, आदि नागिन की जय हो। हमें खुशी है शेषा कि तुम्हें सब ज्ञात हो गया। मुझे सब याद आ गया है कि तुम मेरी मित्र हो और अर्धव मेरा प्यार है, मेरा प्रेम है और तुम दोनों मेरी हिफाजत के लिए ही मेरे साथ थे। पर अब हम तीनों मिलकर उस अधूरी दास्तान को पूरा करेंगे जिसके लिए मैं लौट कर आई हूँ। जी आदि नागिन, अब मुझे आज्ञा दें, मैं जाता हूँ। पंचमुखी नागलोक में मैं आप तीनों का इंतजार करूँगा। इतना कहकर पंचमुखी नाग अपने नाग रूप में आता है और वहाँ से चला जाता है। तभी शेषा के कमरे में एक खूबसूरत तोता उड़कर आता है और उसके कंधे पर बैठकर बोलता है, मेरी पहेली को सुलझाओ आदि नागिन। मैं दूंगा तुम्हें दुश्मन का पता। जो तेरा अपना है वो कड़वा सच है, पर तुझे मानना है। कोई चाह कर भी बदल सके, वो समय किसी का टालता है। इसका जवाब मौत है, जो हर किसी की निश्चित है। सही जवाब। तो तलाशो अपने मौत के सौदागर को, यही है तुम्हारे आसपास। इतना कहकर वो तोता उड़ जाता है। आखिर कौन है ये मौत का सौदागर और उसका आदि नागिन से क्या मेल है? जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग। पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह से शेषा को अपने आदि नागिन होने का मकसद पता चलता है और उसे अपने ताज के साथ अपनी तलवार भी मिल जाती है। साथ ही उसे अपने पहले दुश्मन का नाम पता चलता है। अब आगे। इतना कहकर वो तोता गायब हो जाता है। तभी वृंदा बोलती है, ये कौन है? मौत का सौदागर? यही तो पता लगाना है, ये तोता किसने भेजा। इसका मतलब यही है कि अगर मैंने इंसानी रूप में जन्म लिया है तो मेरे दुश्मन ने भी इस लोक में जन्म लिया है। मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। ठीक है, पर अभी काफी रात हो गई है, इस पर हम सुबह बात करते हैं। ठीक है, चलो तुम दोनों जाओ, सुबह मिलते हैं। शेषा की बात सुनकर वृंदा और अर्धव वहाँ से लौट जाते हैं और उनके जाते ही शेषा खुद से बोलती है, हे भोलेनाथ, मेरी मदद करना। मुझे नहीं पता वो मौत का सौदागर कौन है, पर जो भी है मुझे शक्ति देना कि मैं उससे लड़ सकूं। इतना कहकर वो फिर से आराम करने लगती है। सुबह होती है।
शेषा रोज की तरह कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती है और कॉलेज पहुंचते ही उसकी टक्कर एक चश्मा लगाए शरीफ से दिखने वाले लड़के अनूप से हो जाती है। उसके स्पर्श से शेषा को कुछ अजीब सा फील होता है। तभी अनूप अपना चश्मा ठीक करते हुए शेषा को सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ अर्धव आता है। तभी शेषा उससे बोलती है, अर्धव, वो लड़का कौन था? उसका स्पर्श कुछ अलग ही था। कौन लड़का शेषा? वो देखो, जिसने चश्मा लगाया है। होगा कोई, छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो कैंटीन, कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अर्धव शेषा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। शेषा के दिमाग में उस लड़के का ही ख्याल बार बार आता है। कुछ दिन बीतते हैं और शेषा का बर्थडे आता है, जिसके चलते अर्धव अपने घर पर शेषा के लिए बहुत बड़ी सी पार्टी रखता है, जहाँ सभी मेहमानों में अनूप भी अर्धव के घर आता है, जहाँ सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। अनूप की नजर बस शेषा पर थी। शेषा उसकी सभी हरकतों को नोटिस करती है। कुछ देर बाद अनूप दबे पांव छत पर जाता है और शेषा भी उसके पीछे जाती है और बोलती है, कौन हो तुम? सच बताओ। जी मैं अनूप हूँ। झूठ मत बोलो, सच बताओ, कौन हो तुम? जी मैं सच कह रहा हूँ, मैं अनूप ही तो हूँ। हे भोलेनाथ, कहीं मैं बेकार ही शक तो नहीं कर रही? क्या पता ये सच में एक आम इंसान ही हो। क्या हुआ आदि नागिन, किस सोच में पड़ गई? तुम्हें कैसे पता कि मैं आदि नागिन हूँ? अरे आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, रुको मैं तुमको एक तोहफा देता हूँ। इतना कहकर अनूप अपनी आंखों को बंद करता है और उसके हाथों में एक बड़ा सा थाल आ जाता है, जिसके बाद अनूप आंखें खोलता है और उस थाल को शेषा को देते हुए बोलता है, ये लो आदि नागिन, तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा, देखो तो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। अनूप की बात सुनकर जैसे ही उसकी दी तोहफे की थाल पर से ढका कपड़ा हटाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस थाल में वृंदा का कटा हुआ सर था। ये देखकर शेषा जोर से चिल्लाती है, वृंदा, ये नहीं हो सकता। कौन हो तुम? क्यों मारा तुमने मेरी दोस्त को? मैं हूँ मौत का सौदागर, आदि नागिन। तभी पीछे से वृंदा शेषा को आवाज देती है। शेषा जल्दी से पीछे पलट कर देखती है और वृंदा को सही सलामत देखकर वो हैरानी से बोलती है, वृंदा, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? हे भोलेनाथ, आपका लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ शेषा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो छत पर? सब तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं। वृंदा, वो लड़का जिसका मैंने जिक्र किया था उस दिन कॉलेज में, वही है मौत का सौदागर। इतना कहकर जैसे ही शेषा वृंदा का हाथ पकड़कर पीछे घूमती है तो वहाँ कोई नहीं होता। ये देखकर शेषा बोलती है, ये कैसे हो सकता है? वो अभी यही था, मैंने खुद उसे देखा है, सच में। शेषा शांत हो जाओ, देखो यहाँ कोई नहीं है और अभी नीचे चलो, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मेहमानों के जाने के बाद हम इसको देखते हैं। वृंदा शेषा को समझाकर किसी तरह वहाँ से ले जाती है। जैसे ही दोनों वहाँ से जाती है तभी अनूप फिर से वहाँ आकर बोलता है, मौत के सौदागर को पकड़ना किसी के बस में नहीं है, कभी भी कुछ भी बन सकता हूँ। आदि नागिन, तूने मेरे भाई को मारा था, तुमसे मैं उसकी मौत का बदला लेकर रहूंगा। तुम्हारे अपनों की मौत से ऐसा मायावी जाल बनाऊंगा ना कि तुम खुद अपने ही लोगों को दुश्मन समझने लगोगी। इतना कहकर अनूप चुटकी बजाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। शीशा नीचे जाकर केक कट करती है। कुछ देर बाद सभी मेहमान वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद शेषा छत पर हुई सारी बातें वृंदा और अर्धव को बताती है, जिस पर अर्धव बोलता है, सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि ये मौत का सौदागर है क्या और उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं, तभी हम उस पर वार कर सकते हैं। अभी हमें उसकी शक्तियों का कोई अंदाजा नहीं है। तो ऐसा क्या करें जिससे हम उसके बारे में जान सके? एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन है वो? नागलोक के लाल शिव मंदिर के अघोरी बाबा। वो हमें बता सकते हैं कि कौन है ये मौत का सौदागर। तो फिर देर मत करो, चलो हम तीनों अभी नागलोक चलते हैं। शीशा की बात सुनकर तीनों अपने इंसानी रूप से नाग रूप में आते हैं और नागलोक जाते हैं।
वहां पहुंचकर तीनों अपना रूप परिवर्तन करके नागलोक के लाल शिव मंदिर में जाते हैं। उनको वहां देखकर अघोरी बाबा बोलते हैं, आ गई तुम आदि नागिन। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। प्रणाम बाबा, हमारी मदद कीजिए। हमें नहीं पता वो दुश्मन कैसा है और उसकी शक्तियाँ क्या क्या है। वो ना हवा है ना पानी, वो जो चाहे वो बन सकता है। वो मौत का सौदागर है आदि नागिन। आपने 100 साल पहले नागमणि के युद्ध में जिसको सबसे पहले मारा था, अस्तिनासुर, ये उसका भाई है। वो अपना बदला लेने धरती लोक पर इंसानी रूप में आ पहुंचा है। याद रखना आदि नागिन, वो कभी भी किसी का रूप लेकर दूसरों के हाथों उसकी मौत करवा सकता है। इसीलिए ही उसका नाम मौत का सौदागर है। सतर्क रहना आप तीनों। पर बाबा, उसकी कोई पहचान तो होगी ना? कोई एक निशानी जिससे हम उसे पहचान सकें? एक निशानी है। उसकी आंखों का रंग हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, कुछ कुछ वक्त बाद बदलता रहता है। और रात के चौथे पहर में उसकी ताकत सबसे कम होती है। इसी बीच उसे हराया जा सकता है। शुक्रिया बाबा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सौदागर का खेल शुरू हो गया है आदि नागिन। अब तुम अपने लोगों को बचा लो। ऐसे ही हर हर महादेव बोलते हुए वो अघोरी बाबा वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद शेषा बोलती है, वृंदा, अर्धव, अब हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। मौत का सौदागर कभी भी किसी भी भेष में आ सकता है। तुम चिंता मत करो शेषा, दुश्मन हमारे हाथों से बचकर नहीं जा सकता। हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। जब तक हम तीनों साथ हैं, कोई हमें नहीं हरा सकता। इतना कहकर तीनों अपना रूप परिवर्तन करते हैं और वापस से धरती लोक पर अपने घर आते हैं। तभी शेषा देखती है घर पर उसकी माँ मानसी लौट आई है। शेषा अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होती है और झट से उसके गले लगती है। तभी मानसी बोलती है, कहाँ थे तुम तीनों? अरे, मैं कब से तुम तीनों को सरप्राइज देने के लिए घर पर वेट कर रही हूँ। ना तुम्हारा फोन लग रहा था और ना तुम्हारा कोई अता पता है। वो माँ, हम ग्रुप स्टडी कर रहे थे। एग्जाम आ रहे हैं ना, तो पढ़ाई भी तो करनी होगी। खैर छोड़ो, मैंने तुम सब के लिए खाना बनाया है। बैठो, हम सब खाना खाते हैं। फ्रेश होकर आओ जल्दी। सभी फ्रेश होकर आते हैं और मानसी के साथ बैठकर उसके हाथों का बना खाना खाते हैं। जिसके बाद वृंदा और अर्धव अपने अपने घर चले जाते हैं। शेषा भी अपने कमरे में सोने चली जाती है। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी उसे मानसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही वो उठकर अपनी माँ के कमरे में जाती है तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर क्या देखा आदि नागिन ने? क्या हुआ मानसी को? जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग। पिछले भाग में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से शेषा को मौत के सौदागर की पहली झलक नजर आती है और उसके आने का मकसद पता चल जाता है। साथ ही शेषा की माँ मानसी भी घर लौट आई थी। अब आगे कमरे में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। मानसी हाथों में गुलदस्ता लिए बेड पर खड़ी हुई थी। अपनी माँ को इस तरह देखकर शेषा बोलती है, माँ, ये सब क्या है? आप बेड के ऊपर क्यों चढ़ी हुई हैं? अरे बेटा, मेरे कमरे में एक चूहा आ गया था। उसी को मारने और भगाने के चक्कर में ये हो गया। माँ, आप बिना डरा ही दिया था मुझे। बेटा, तुझे पता है ना, मुझे चूहे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप चलो मेरे साथ, मेरे कमरे में सो जाओ। ये सब हम सुबह ठीक कर लेंगे। चल ठीक है। शेषा मानसी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है। जिसके बाद दोनों माँ बेटी आराम से सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, पर शेषा को मौत के सौदागर का कुछ पता नहीं चलता, जिस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। तो वहीं मानसी भी जब से घर लौट कर आई थी, उसका स्वभाव कुछ अलग ही था, पर शेषा का इस बात पर इतना ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही एक शाम वृंदा और अर्धव दोनों शेषा के घर जाते हैं और अर्धव बोलता है, मैं और वृंदा हर चीज पर कड़ी नजर रख रहे हैं, पर उस मौत के सौदागर का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है।
कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। ऐसे ही चलता रहा तो कैसे बात बनेगी? दोनों शेषा से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ मानसी आकर बोलती है। क्या हुआ बच्चों, किसे तलाश रहे हो? वो माँ, किसी को भी तो नहीं। ठीक है। वैसे कई बार ऐसा ही होता है, चीजें हमारे बिल्कुल सामने होती है, फिर भी हमें उनकी पहचान नहीं आती। इतना कहकर मानसी एक बेबसी सी हंसी हंसकर वहाँ से चली जाती है और शेषा बोलती है। पता नहीं, जब से माँ लौट कर आई है ना, उनका स्वभाव कुछ बदला बदला सा है। रात को जागती हैं, कुछ बोलो तो घुमा फिरा कर जवाब देती हैं। शेषा, तुम माँ पर शक कर रही हो? शक नहीं कर रही, बस बता रही हूँ। कुछ तो अलग है, लेकिन क्या वो नहीं पता। एक काम करो, तुम आज रात यहीं रुक जाओ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा एहसास हो रहा है जैसे वो मौत का सौदागर यहीं आसपास है। हम यही हैं शेषा, तुम चिंता मत करो। ऐसे ही तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी शेषा के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। शेषा जैसे ही कॉल पिक करके बातें करती है तो उसके आंसू बहने लगते हैं, साथ ही उसका फोन भी हाथ से गिर जाता है। ये सब देखकर अर्धव बोलता है। शेषा, क्या हुआ? किसका कॉल था? बोलो। वो हॉस्पिटल से कॉल था। वो कह रही है कि माँ का एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसी। शेषा, कोई मजाक कर रहा होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? माँ तो यहीं है, घर पर हमारे साथ। हो सकता है वृंदा, मौत का सौदागर। नहीं शेषा, जरूर कोई मजाक कर रहा है। अगर माँ मौत का सौदागर होती तो इतने दिन तक उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? वृंदा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ मानसी आती है और हंसते हुए बोलती है। क्या हुआ? मेरा सच पता चल गया कि मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें तलाश है, मौत का सौदागर। इतना कहते ही सामने खड़ी मानसी का रूप बदल जाता है और उसके लंबे लंबे पंख निकल आते हैं और वो हवा में उड़ते हुए बोलती है। आदि नागिन, आओ, वार करो मुझ पर। मैं हूँ तुम्हारा दुश्मन। आओ आओ, देख किसे रही हो? माँ का चेहरा देखकर तुम्हारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही। मानसी के रूप बदलने और उसकी बातें सुनने के बाद शेषा, वृंदा और अर्धव भी अपनी नाग रूप में आ जाते हैं। तभी शेषा बोलती है। मुझसे बदला लेने के लिए तुमने मेरी माँ को मारा, अब तुम्हारी मौत तय है। तू भी मरेगा जैसे तेरा भाई मरा था। आदि नागिन किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। आदि नागिन को अपनी शक्तियों का घमंड है ना, फिर मुझे क्यों नहीं पहचान सकी? कौन हूँ मैं? इतना कहकर मानसी अपनी शक्तियों से शेषा पर वार करती है, पर वृंदा उसके आगे आ जाती है, जिस वजह से वो घायल होकर जमीन पर गिर जाती है और अर्धव उसे कमरे में ले जाता है। वृंदा की ये हालत देखकर शेषा का गुस्सा और ज्यादा विकराल रूप लेता है और वो बोलती है। मौत के सौदागर, तेरी मौत तय है, वो भी इस आदि नागिन के हाथों। मैं तो कब से यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मारो। शेषा जैसे ही मानसी पर वार करने लगती है, तभी वहाँ पर एक और मानसी आ जाती है, जिसे देखकर शेषा दंग रह जाती है और वो नई मानसी बोलती है। अरे शेषा बेटा, मैं कब से फोन कर रही हूँ, लेकिन तू फोन ही नहीं उठा रही। मैं एयरपोर्ट पर कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और ये कौन है? इसका रूप तो मेरे जैसा है। ये सब क्या हो रहा है? हे भोलेनाथ, ये सब क्या हो रहा है? शेषा इतना सोचती है कि तभी वहाँ एक और मानसी आती है। ऐसे ही करते करते मानसी जैसी दिखने वाली 5-6 औरतें वहाँ एक साथ आकर बोलने लगती हैं। ये नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ शेषा, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ के इतने सारे प्रतिबिंब देखकर शेषा को कुछ समझ नहीं आता। तभी शेषा क्रोध भरी आवाज में बोलती है। मौत के सौदागर, तू कितना भी जोर लगा ले, लेकिन आज तेरा खात्मा तो मैं करके ही दम लूंगी। तू अपने छल से इस नागिन को कभी नहीं छल सकता। तेरा खेल आज मैं खत्म कर दूंगी। शेषा शिव का स्मरण करती है और उसके हाथों में उसकी तिलस्मी तलवार आ जाती है, जिसके बाद वो अपने सामने खड़ी सभी मानसी की आंखों को गौर से देखती है, पर सभी का रंग एक जैसा एक समान था। जिसके बाद शेषा अपनी तलवार उठाती है
और सीधा दीवार के पार लगी हुई मानसी की फोटो के भीतर मारती है, जिसके बाद मानसी के प्रतिबिंब गायब हो जाते हैं और वो तस्वीर अनूप के रूप में बदलकर जमीन पर गिर जाती है और शेषा बोलती है, तुझे क्या लगा था कि तू मेरी माँ का भेष बनाकर मुझे छल्लेगा? भूल मत, मैं एक नागिन हूँ और कोई आम नागिन नहीं बल्कि एक आदि नागिन हूँ। मेरी नजरें हर तरफ है। जब तूने माँ की तस्वीर में अपनी आँखों का रंग बदला था ना, मैं तुझे तभी पहचान गई थी। मैं आऊंगा आदि नागिन, मैं जरूर आऊंगा और अपने छल से तुझे जरूर हराऊंगा। ये मौत के सौदागर का वादा है तुझसे। इतना कहकर अनूप यानी मौत का सौदागर वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके बाद शेषा अपनी तलवार उठाती है और उसे चूमती है, जिसके बाद वो तलवार भी वहाँ से गायब हो जाती है। तभी अर्धव और वृंदा वहाँ आते हैं और अर्धव बोलता है, शेषा तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ के घर आने से लेकर उस फोन कॉल तक और फोन कॉल से लेकर उनके ढेरों रूप तक, ये सब कुछ एक छल था, वो भी उस मौत के सौदागर का। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने उसे मौत की नींद सुला दिया है। वो तो ठीक है शेषा, पर माँ कहाँ है? माँ सही सलामत वही है जहाँ उनको होना चाहिए। सच तो ये है कि वो यहाँ कभी आई ही नहीं थी। इतने दिनों से बस वो मौत का सौदागर ही हमारे साथ था, वो भी ये सोचकर कि कब उसे वक्त मिले और कब वो वार कर सके। अब सब कुछ ठीक है, आगे भी मैं अपने दुश्मनों को ऐसे ही धूल चटाती रहूंगी। इतना कहकर शेषा वापस से अपने इंसानी रूप में आती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और रात को जब शेषा अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसे किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। वो जल्दी से उठकर पूरे घर में सब और देखती है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। और जैसे ही वो अपने कमरे में आती है, तो उसके सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्या था शेषा के कमरे में और किसकी थी वो हंसी? जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग। अभी तक आप लोगों ने देखा कि किस तरह आदि नागिन अपनी तलवार से मौत के सौदागर को मौत की नींद सुला देती है और अपने पहले दुश्मन से जीत जाती है। और आखिर वो किसकी हंसी थी जिसे सुनकर आदि नागिन की नींद खुल गई। अब आगे शेषा जैसे ही अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसके कमरे के चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था और उसके पंखे से किसी आदमी की लाश लटक रही थी। शेषा जल्दी से वृंदा और अर्धव को घर बुलाती है। कुछ ही पलों में दोनों वहाँ आते हैं। वृंदा जैसे ही उस लाश को देखती है, वो बोलती है, वो आ गया है। कौन वृंदा? वही जिसने तुम्हें धोखे से हराकर तुम्हारे ताज से नागमणि निकाली थी। वो लौट आया है, वो काल आ गया है। उसे पता चल गया है कि तुम आदि नागिन बन गई हो और तुमने अपने पहले दुश्मन को मार गिराया है। इसका मतलब हमें जल्द से जल्द उस अद्भुत मंदिर जाना होगा। उसके द्वार को खोलकर शिव शक्ति की उस किताब को बाहर निकालना होगा, क्योंकि उसी किताब में काल का अंत छुपा है। अगर वो किताब काल के हाथों में आ गई तो उसको हराना और मारना नामुमकिन हो जाएगा। शिव शक्ति की वो किताब, वो कभी उस काल के हाथों नहीं लगेगी, बल्कि जो उसने छीना है वो उससे वापस लेना है हमें। तीनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पंखे से लटकी हुई लाश में जान आ जाती है और वो उल्टा लटके लटके ही बोलता है, काल का अंत इतना आसान नहीं है। काल को सब खबर है कब क्या हो रहा है। आदि नागिन, जब तक तुम उस अद्भुत मंदिर तक जाओगी, काल वो शिव शक्ति की किताब हासिल कर लेगा। इतना कहकर हवा में लटकी हुई लाश गायब हो जाती है और ये देखकर शेषा बोलती है, वृंदा, अर्धव, हमें जल्दी से अद्भुत मंदिर जाना होगा। हर साल जब ग्रहों की दिशा बदलती है तो चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकता है, तभी अद्भुत मंदिर का द्वार खोला जाता है और वो शुभ मुहूर्त कल ही है। हमें जल्द से जल्द मंदिर जाना होगा। पर शेषा, मंदिर का द्वार कैसे खोलेंगे हम? हर साल जब हम वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए, तब द्वार पहले से ही खुला होता है, वो भी बस कुछ पल के लिए। हम में से कोई नहीं जानता कि मंदिर के द्वार की चाबी किसके पास है। इन सभी बातों के जवाब तो हमें मंदिर जाकर ही मिलेंगे। इससे पहले कि काल का कोई खेल शुरू हो, हम तीनों को वहाँ जाना होगा।
अब चलो जल्दी करो, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा। शेषा की बात सुनकर तीनों जल्दी से अपने नाग रूप में आते हैं और हस्तिनापुर गांव जाते हैं, जहां शिव का अद्भुत मंदिर बना हुआ था। सालों से उस मंदिर की देखरेख मानसिंह नाम का एक पहरेदार कर रहा था। शेषा, वृंदा और अर्धव तीनों मानसिंह के पास उसकी हवेली में जाते हैं। उन तीनों को देखकर मानसिंह बोलता है, प्रणाम आदि नागिन। आपको कैसे पता कि मैं आदि नागिन हूँ? जी आदि नागिन, मैं इस अद्भुत मंदिर की देखरेख करता हूँ। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप कौन है और यहाँ क्यों आई है। आप तीनों अंदर आइए, मैं सब बताता हूँ। इतना कहकर मानसिंह तीनों को हवेली के अंदर बुलाकर एक कमरे में लेकर जाता है, जहां नागलोक की कई महान नागिनों की तस्वीरें लगी थी। तभी मानसिंह बोलता है, मैं और मेरा परिवार सालों से शिव के अद्भुत मंदिर की देखरेख करते आ रहे हैं। हर साल मंदिर का वो मुख्य द्वार मैं ही खोलता हूँ, जिसके बाद नागों की नागरानी यहाँ आकर शिव की आराधना करती हैं। उनके जाने के बाद मैं द्वार बंद कर देता हूँ। ठीक है मानसिंह, इस बार भी तुम ही इस द्वार को खोलोगे और शिव की आराधना इस बार ये आदि नागिन करेगी और उस काल की मृत्यु भी तय है। शिव की धरोहर नागमणि को मैं दोबारा हासिल करूंगी। ठीक है आदि नागिन, मुहूर्त को शुरू होने में अभी कुछ घंटों का वक्त बाकी है, तब तक आप आराम करो। मैं आपके खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। इतना कहकर मानसिंह वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही वृंदा बोलती है, कुछ भी करके वो शक्ति की किताब काल के हाथों नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। धरती और नागलोक के बीच हमने जो शांति बनाई रखी है वो भंग हो जाएगी। इंसान खुद को देवता समझने लगेगा और राक्षस सब पर अपना कब्जा कर लेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक हम साथ में हैं, हम शिव शक्ति पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अद्भुत मंदिर का ये राज राज ही रहेगा। कोई राक्षस, कोई भक्षक, कोई इंसान शिव शक्ति तक नहीं जा सकता है। अब बस उस शुभ मुहूर्त के शुरू होने का इंतजार है, जब अद्भुत मंदिर का द्वार खोला जाएगा। तीनों यूं ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी वृंदा के कानों में बीन की आवाज आती है, जिससे उसे बेचैनी होने लगती है और वो बोलती है, ये तो बीन की धुन है। ये कोई सपेरा है। इसकी धुन मुझे कमजोर कर रही है। शेषा, वृंदा खुद को संभालो। अर्धव, तुम इसे अंदर लेकर जाओ, मैं देखती हूँ ये सपेरा कौन है। शेषा की बात सुनकर अर्धव वृंदा को दूसरे कमरे में ले जाता है और सभी खिड़कियों दरवाजों को बंद कर देता है। और वहीं शेषा उस सपेरे को तलाशने के लिए बाहर निकल जाती है और धुन का पीछा करते करते वो जंगल में एक पुराने सूखे पेड़ के पास जा पहुंचती है। तभी वो चिल्लाकर बोलती है, कौन है यहाँ? कौन बीन बजा रहा है? सामने आओ मेरे। शेषा यूं ही 2-3 बार चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, पर कोई सामने नहीं आता। साथ ही बीन की आवाज भी बंद हो जाती है। तभी शेषा बोलती है, लगता है वो जो भी था काफी दूर जा चुका है। मुहूर्त शुरू होने में थोड़ा ही वक्त रह गया है। अद्भुत द्वार के खुलते ही मुझे उसके भीतर जाकर शिव की शिव शक्ति की किताब को सुरक्षित करना होगा। इतना कहकर जैसे ही शेषा अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है, तभी उस सूखे पेड़ की जटाएं शेषा को पकड़ लेती है और उसे पेड़ के साथ बांध देती है। और तभी उस पेड़ पर बेल के पत्ते खिल जाते हैं, जिससे शेषा को अत्यधिक पीड़ा होने लगती है। जिसके बाद उसके सामने काल प्रकट हो जाता है, जिसने अपने ताज में नागमणि को सजाया हुआ था। तभी वो बोलता है, क्यों आदि नागिन, काल के इस जाल से कैसे निकल पाएगी? यह बेल पत्थर तेरी ताकत को कम कर देंगे। मंदिर के द्वार खुलते ही ये काल उसमें प्रवेश करेगा और शिव शक्ति की किताब को हासिल कर लेगा और फिर इस दुनिया पर काल का राज होगा। नहीं काल, जो ख्वाब तू देख रहा है ये कभी पूरा नहीं हो सकता। इस आदि नागिन के होते हुए तू कभी शिव शक्ति की किताब को नहीं छू पाएगा। तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है काल, और ये जाल मुझे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। ये काल का जाल है आदि नागिन, तुम यहीं मरोगी और मेरी जादुई जटाएं धीरे धीरे तेरी सारी शक्तियां चूस लेंगी और तेरी जान भी। और वो तेरी 2 दोस्त, उनको तो मैं चींटी की तरह मसल दूंगा। इतना कहकर काल शेषा के सामने ही अपना रूप बदलकर शेषा के रूप में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है।
जिसके बाद वो वहाँ से सीधा वृंदा और अर्धव के पास जाता है और उसे देखकर अर्धव बोलता है। शेषा, तुम कहाँ चली गई थी? तुम जानती हो ना, अद्भुत मंदिर के मुख्य द्वार के खुलने का समय हो रहा है। बस उसी सपेरे की तलाश में गई थी जो बीन बजा रहा था। ठीक है शेषा, जल्दी से शिव की पूजा की तैयारियां करो। शुभ मुहूर्त में हमें मंदिर के द्वार खुलते ही अंदर जाना है और शिव की आराधना करनी है। साथ ही शिव शक्ति को भी सुरक्षित करना है। वृंदा की बात सुनकर शेषा का भेष धारण किए हुए काल शिव की पूजा की तैयारियों में लग जाता है। तो वहीं दूसरी ओर काल के जाल में फंसी असली आदि नागिन शेषा भोलेनाथ को याद करते हुए बोलती है। हे भोलेनाथ, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है। उस काल के हाथ कभी शिव शक्ति की किताब नहीं आनी चाहिए। रक्षा करो महादेव, रक्षा करो। कोई रास्ता दिखाओ, मैं कैसे इस जाल से बाहर निकलूं। शेषा ऐसे ही भोलेनाथ का जाप करती है। तभी एक तेज प्रकाश उसके बदन पर पड़ता है और जिन जटाओं ने अभी तक शेषा को जकड़ा हुआ था वो खुद ब खुद उसे छोड़ देती है। आखिर ये किसकी रोशनी थी? किसने काल के जाल को तोड़ दिया और आदि नागिन को आजाद किया? जानने के लिए देखिए नागिन का अगला भाग।